हे एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर का नाम आपको दिख रहा होगा, नात्सीवाद और हिटलर का उदय। बढ़िया गजब का चैप्टर है एकदम। हिटलर के बारे में इसमें बताया हुआ है ना। हिटलर का नाम तो आप लोगों ने वैसे ही सुना होगा। ये रहा हिटलर की तस्वीर इसमें दी हुई है। हिटलर के बारे में बताया हुआ है, जर्मनी के बारे में बताया हुआ है ना। तो हमें देखना है हिटलर के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी है, पढ़ने में अच्छा लगेगा आपको। किसने कितने गलत तरीके से लोगों को मारा, किस तरीके से लोगों को परेशान किया, खून खराबा किया, सब बताया गया है इसमें, है ना। और देखिए अध्याय कौन सा है, अध्याय 3 है। इससे पहले मैंने आपके 2 चैप्टर करवा दिए हैं। अभी इसको देखते हैं, एक बार में हो गया तो कर लेंगे, 1 घंटे के अंदर हो जाता है। तो अगर इससे आगे जाएगा तो मैं इसको सेकंड पार्ट में करवा दूंगी, है ना। तो 2 चैप्टर करवा दिए हैं मैंने आपके। वो आज हिटलर देखेंगे। और देखिए ये हिस्ट्री है, क्लास 9th का है। इससे पहले मैंने आपको 6, 7, 8 का पढ़ाया हुआ है। 6, 7, 8 में आपका इंडियन हिस्ट्री दिया हुआ है। नहीं देखा है तो जाके पहले इंडियन हिस्ट्री देख लीजिए। ये आपका वर्ल्ड इतिहास है 9 और 10 में पूरा। और अगर हिस्ट्री से पहले आपने भूगोल नहीं देखा है तो उसको जाके सबसे पहले देख लीजिए, है ना। क्योंकि देखिए भूगोल मैंने आपका 6 से 12 तक का करवाया हुआ है और पूरी अच्छी तरीके से पूरी एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है। आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी ढूंढने में। तो पहले जाके आप भूगोल देखिए। भूगोल से आपको थोड़ा मैप का आइडिया हो जाएगा, और जब मैप का आइडिया हो जाएगा तो आपको हिस्ट्री पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी और बोरिंग फील नहीं होगा, है ना। सबसे बड़ी बात है, हिस्ट्री पढ़ने में बोरिंग फील होता है अधिकतर लोगों को। तो आप जब भूगोल पढ़ के आएंगे तो मैप का हल्का सा ज्ञान आपके माइंड में हो जाएगा, और जब मैप का ज्ञान हो जाएगा तो भूगोल पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि भूगोल में बताया जाता है ना, इस तरीके से उस राजा ने इतना साम्राज्य फैलाया, इस नदी तक उसका साम्राज्य फैला था, इस नदी के किनारे युद्ध हुआ, इस राज्य में यह जगह थी। तो मैप के जरिए आपको पता होना चाहिए कि हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ हुआ, तो आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए राजस्थान, तुरंत, है ना। तो ये चीज़ें रहती हैं। चलिए देखिए इसको, नात्सीवाद और हिटलर का उदय। हिटलर कैसे आया और नात्सीवाद क्या थे उस समय पे, देखिए। या इधर से स्टार्ट करते हैं। 1945 के बसंत में हेलमुट नामक बच्चे का नाम दिया हुआ है हेलमुट। 11 वर्षीय जर्मन लड़का, जर्मनी, ठीक है ना। जर्मन लड़का बिस्तर में लेटे कुछ सोच रहा था, तभी उसे अपने माता पिता की दबी दबी सी आवाज़ें सुनाई दी। हेलमुट कान लगाकर उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। वे गंभीर स्वर में किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे। हेलमुट के पिता एक जाने माने चिकित्सक थे, डॉक्टर थे। उस वक्त वे अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें पूरे परिवार को ख़त्म कर देना चाहिए या अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा है। वे घबराहट भरे स्वर में कह रहे थे, अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया। जब तीन चैप्टर हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना, इन्होंने दिक्कत क्या थी कि दूसरे राष्ट्रों ने इन पर अत्याचार नहीं किए, बल्कि इनके जो राजा थे उन्होंने जनता पर अत्याचार किए। चाहे आप फ्रांस की क्रांति देखेंगे, फिर हमने रसियन क्रांति देखा रसियन और फ्रांस की, और अब इसके बाद हम जर्मनी के साइड गए हैं हिटलर पे, तो यही चीज़ दिखाई देगी, है ना। देखिए क्या था इधर पे। अगले दिन भी हेलमुट को लेकर बाग में घूमने गए। यह आखिरी मौका था जब हेलमुट अपने पिता के साथ बाग में गया। दोनों ने बच्चों के पुराने गीत गाए और खूब सारा वक्त खेलते कूदते बिताया। कुछ समय बाद हेलमुट के पिता ने अपने दफ्तर में खुद को गोली मार ली। हेलमुट की यादों में वह क्षण अभी भी जिंदा था। कौन सा? गोली मारने वाला, जब उसके पिता की खून से सनी वर्दी को घर के अलावा में ही जला दिया गया। हेलमुट ने जो कुछ सुना था वह कुछ हुआ। हेलमुट ने जो कुछ सुना था और कुछ हुआ, कुछ सुना था कुछ हुआ। हेलमुट ने सुना था कि हम सब लोग आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन हुआ क्या है, उसके पिता ने गोली मार ली अपने आप को। उससे उसके दिलो दिमाग में इतना गहरा सदमा हुआ कि उसने 9 साल तक घर पर खाना नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? उसे डर लगता था कि कहीं उसकी माँ उसको जहर ना दे दे। देखिए इधर पे थोड़ा और जूम कर दूं। हेलमुट को शायद समझ में ना आया हो, लेकिन हकीकत यह है कि उसके पिता नात्सी थे। नात्सी जाति का नाम होगा, एक समाज का नाम होगा नात्सी। देख लेते हैं क्या था। वे एडॉल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे, हिटलर का समर्थन करते थे। आप में से कई बच्चे नात्सियों और उनके नेता हिटलर के बारे में जानते होंगे। आपको शायद पता होगा कि हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने के कटिबद्ध था। पूरे यूरोप पर विजय चाहता था, वो पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था। आपने यह भी सुना होगा कि उसने
यहूदियों को मरवाया था। जितने यहूदी यूरोप में या फिर आप बात करें मुख्य रूप से जर्मनी में है, सबको मरवा दिया था कत्लेआम। लेकिन नाथसीवाद सिर्फ इन इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं है। थोड़ी बहुत ये नाथसीवाद में आप ये नहीं सोचेंगे तो हाँ भाई यहूदियों को मरवा दिया होगा, कोई बड़ी बात नहीं, नहीं, बहुत इन्होंने मतलब बहुत सी ज़्यादा चीज़ें बिगाड़ के रखी थी। देखते हैं, यह दुनिया और राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था, विचारों की एक पूरी संरचना का नाम है। आइए समझने की कोशिश करें कि नाथसीवाद का मतलब क्या था। इस सिलसिले में सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की थी, वे किस चीज़ से डरे हुए थे। सबसे पहले तो यही देखेंगे ना, क्योंकि सबसे पहले तो हमें यही दिखा गया है ना कि हेलमुट के पिता ने आत्महत्या कर ली। वो चाहते थे कि सब लोग आत्महत्या करके मर जाए, पूरी फैमिली। अब देखिए, मई 1945 में जर्मनी में राष्ट्र मित्रों के सामने समर्पण कर दिया। किसने? जर्मनी ने। 1945 की बात क्यों की इसने? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि 1943 से आपका दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, जो कि जाके 1945 में समाप्त हुआ था। देखा था अपन लोगों ने, है ना। हिटलर को, इसको साफ कर देते हैं। आगे देखिए, हिटलर को अंदाजा हो चुका था कि अब उसकी लड़ाई का क्या हश्र होने वाला है। इसलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री गोबल्स ने बर्लिन के अंदर एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली थी। इतनी बात हो गई। युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। इस शहरों के नाम दिए हुए हैं, है ना, वहाँ के। इस अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नाथसी युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाने का जिम्मा सौंप दिया गया था। आगे देखिए, इधर पे क्या दिया हुआ है, इधर पर मित्र राष्ट्र क्या होते हैं? मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व शुरू में ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों में था। 1941 में सोवियत संघ यूएसएसआर, ये रसिया है आपका, है ना, और अमेरिका भी इस गठबंधन में शामिल हो गए। उन्होंने धुरी शक्तियों, यानी जो बीच में शक्तियां थीं, जैसे जर्मनी, इटली, जापान का मिलकर सामना किया। आगे देखिए, युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार, खासतौर से इंसानियत के खिलाफ किए गए उनके अपराधों की वजह से कई गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए और उनके कृत्यों को दुनिया भर में निंदा की गई। ये कृत्य क्या थे जो जर्मनी ने कृत्य, जो कृत्य मतलब होता है कार्य, जो जर्मनी ने जो कार्य कर रखे थे मानवता के खिलाफ, ये क्या थे? देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के साय में जर्मनी ने नरसंहार शुरू किया, जनसंहार शुरू किया दूसरे विश्व युद्ध के साय में, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। जैसे यहूदी, तो भाई सारे यहूदियों को पकड़ पकड़ के काट फेंक के मार दिया जाएगा, कोई दया भावना नहीं। ऐसा था हिटलर, है ना। इस युद्ध में मारे गए लोगों में 60 लाख यहूदी, अब देखिए इधर पे 2 लाख जिप्सी, यहूदियों को मारा गया, जिप्सियों को मारा गया। 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। मतलब 1% के लिए इसके अंदर दया नहीं थी, तुरंत मरवा देता था। नस्लों को, यहूदियों को मरवाया था इसने 60 लाख, 10 लाख पोलैंड के लोगों को, 2 लाख जिप्सियों को। साथ ही मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जर्मन नागरिकों को भी मार दिया था। मतलब जो हष्ट पुष्ट लोग हैं वही जर्मनी में रहे, बाकी सबको कटवा फेंकवा दिया था इसने। जो अपंग लोग थे 70,000 जर्मनी में, वो जर्मनी के ही थे, लेकिन वो कुछ काम के नहीं थे, अपंग थे, इसलिए उनको भी कटवा फेंकवा के मरवा के अलग करवा दिया था। ये था इसका। इनके अलावा ना जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों को भी मौत की नींद सुला दिया था हिटलर ने। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ऑस्विट्ज़ जैसे कत्ल खाने बनाए गए थे, जहां जहरीली गैसों से हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता था। एक बॉक्स में जहरीली गैसें रहती थी, उस बॉक्स में सारे लोगों को भरा, गैस छोड़ी, लोगों की मृत्यु। ऐसा करता था ये, मतलब कचड़े कूड़े की तरह इसने लाखों लोगों को ऐसे ही मरवा दिया जर्मनी में, और कोई कुछ नहीं कर पाता था। जहां जहरीली गैसों में हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता था। न्यूरेमबर्ग अदालत में केवल 11 मुख्य नाथसियों को ही मौत की सजा दी थी। अदालत में तो मात्र 11 लोगों को, जो 11 नाथसी थे उनको मौत की सजा हुई। इसने तो 60 लाख नाथसी मौत के घाट उतार दिए। बाकी आरोपियों में से बहुत को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा तो मिलती, लेकिन नाथसियों को तो सजा दी गई, पर उनकी बर्बरता और उनके जुल्मों के मुकाबले बहुत छोटी थी।
मतलब जो हिटलर ने इनको जो जुल्म ढाए थे उसके मुकाबले तो जो कोर्ट ने इनको सजा दी वो तो ना के बराबर थी। कितने, उसने 60 लाख नाथसियों को मरवा दिया था और कोर्ट ने कितनों को सजा दी थी, मात्र 11 लोगों को मौत की सजा दी थी, है ना। असल में मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिस तरह का दंड पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपा गया था। चलिए देखिए आगे, बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिर में जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभव से गुजरे उसने भी नाथसी जर्मनी के उदय का योगदान दिया। यह अनुभव क्या था देख लेते हैं कि और क्या किया हिटलर ने जर्मनी में। वाइमर गणराज्य का जन्म हुआ। वाइमर गणराज्य था जर्मनी में। देखिए 20वीं शताब्दी की शुरुआत सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य बन के निकल चुका था हिटलर के कारण। उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्र, इसके मित्र राष्ट्र कौन से थे, इंग्लैंड था इसका मित्र राष्ट्र, फ्रांस और रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध छेड़ दिया। मित्र राष्ट्रों के खिलाफ पहला विश्व युद्ध छेड़ दिया जो कि कब से कब तक हुआ, 4 साल चला, 1914 से लेकर 1918 तक। दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां यह सोचकर युद्ध में कूद पड़ी कि उन्हें जल्दी ही विजय प्राप्त हो जाएगी। सभी को किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी, बिना फायदे का तो कोई नहीं आएगा, चाहे युद्ध हो चाहे जौन सी चीज़ हो, है ना। तो किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी, इसलिए लोग वाग युद्ध में उतरे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा, 4-5 साल चला और पूरी यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख देगा। बिल्कुल जब बर्बादी हो गई थी 1918 तक, 14 से 18 तक 4 साल में, तब जाके लोग वाग पीछे हटे थे, है ना। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलता हासिल की। सबसे पहले इसने फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा कर दिया। 1917 में जब अमेरिका भी राष्ट्र मित्रों में शामिल हो गया तो इस खेमे को काफ़ी ताकत मिली और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के लिए जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका जैसा राष्ट्र निकल के आ गया, जर्मनी के खिलाफ खड़ा हो गया राष्ट्र मित्रों के साथ, फ्रांस इटली के साथ। तो अब क्या हुआ, अब जर्मनी ने घुटने टेक दिए फर्स्ट युद्ध में, है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार में। साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के पद त्याग ने वहाँ की संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध करा दिया था यहाँ से। इसी सिलसिले में वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी राइखस्टॉग के लिए जनप्रतिनिधि का चुनाव दिया जाने लगा। ये जगहों के नाम दिए गए हों। देखिए इधर पर जर्मनी की संसद को क्या कहते हैं, राइखस्टॉग कहते हैं, है ना। प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतें सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किए गए। इधर पे तो आप देख रहे हैं कि औरतों को मताधिकार प्राप्त किए गए, लेकिन अभी आप आगे देखेंगे कि औरतों की किस प्रकार से दशा रही है यहाँ पे, आगे देखिए। लेकिन यह नया गणराज्य खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था, सब लोगों को पसंद नहीं आया ये वाइमर गणराज्य। इसकी एक वजह तो यही थी कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी को पराजय के बाद विजयी देशों ने उस पर बहुत कठोर शर्तें थोप दी थीं। देखिए कैसी कैसी शर्तें थोपी। मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साय में हुई शांति संधि। ये हिटलर बहुत अशांति फैला के रखा था इसने, मतलब उसका क्या था कि मारो लोगों को। आप खुद सोच सकते हैं कि जहरीली गैसों से लाखों लोगों को ऐसी मौत के घाट उतार देता था। मतलब जर्मनी में ऐसी लाशें बिछी रहती थी उस समय जब तक हिटलर का राज्य रहा। आ रही बात समझ में आपको। तो जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने जीत हासिल कर ली जर्मनी पे, और अब उन्होंने जर्मनी पर कुछ संधि थोपी कि मतलब जब कोई हार गया तो उसको जीत वाले राज्य से बात माननी पड़ेगी। तो क्या संधि थोपी, एक तो आपके देखिए मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साय की संधि हुई जो कि शांति समझौता की संधि थी। फिर शांति रखो देश में, शांति रखो दुनिया में। जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। मतलब शांति समझौता इनके लिए कैसा था, कठोर और अपमानजनक था जर्मनी के लोगों के लिए उस समय। इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लोहे भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। इन सारे राज्यों को, देशों को इसने जीत लिया था। लिथुआनिया, डेनमार्क सब पर कब्जा कर रखा था। लेकिन शांति समझौता के तहत क्या हुआ कि इसको ये सब चीज़ों का समझौता करना पड़ा, इसलिए तो इसको अपमानजनक लग रही थी संधि। जर्मनी की रही, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, है ना। अब देखिए
जर्मनी की रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भी भंग कर दी। यह अपराध बोध अनुच्छेद के तहत इनका एक एक्ट था, अपराध बोध अनुच्छेद बार गिल्ड क्लॉज बोलेंगे इसको, के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। जर्मनी ही था उस समय पे, हिटलर ही था जिसने इतने सारा जो है तबाही फैला रखी थी। इसके एवज में उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया जर्मनी पर। खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज़्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा। बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साय में हुए इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहरा दिया था। आगे देखिए युद्ध का असर। ये जो युद्ध हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इस पर असर क्या पड़ा, क्या असर पड़ा लोगों पर। इस युद्ध में पूरे महाद्वीप में मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर तोड़ कर रख दिया गया। किस स्तर पर? मनोवैज्ञानिक तरीके से भी तोड़ लिया और आर्थिक तो देखिए बिल्कुल वो क्या कहते हैं, भुखमरी तो होने वाली थी यहाँ पे। यूरोप कल तक कर्ज देने वालों का महाद्वीप कहलाता था। युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया था यूरोप। विडंबना यह थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य से वसूला जा रहा था। जब वाइमर गणराज्य नया नया शुरू ही हुआ और उस पर सारे हर्जाने थोप दिए गए कि आप चुकाएंगे, आप जर्मनी का हिस्सा है तो आपको चुकाने पड़ेंगे, ये चीज़ बोल दी गई। इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही पड़ा। हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी ये अपंग हो चुका था। वाइमर गणराज्य ने हिमायतियों में मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट खेमे के लोग थे। कौन कौन से थे? समाजवादी थे, कैथोलिक थे और डेमोक्रेट थे। रूढ़िवादी पुरातनपंथी राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जाने लगा वाइमर गणराज्य के लोगों को। और नवंबर के अपराधी क्या थे? नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया जाता था वाइमर के लोगों का। इस मनोदशा का 30 के दशक की शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम गहरा असर। आगे देखिए, पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिए जाने लगा। किसको? सिपाहियों को। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। किसको? पुरुषों को। मीडिया में खंदकों की जिंदगी का महिमा मंडन किया जाने लगा। खंदकों मतलब गड्ढे। देखते हैं इसको, खंदकों का मतलब क्या है शायद। हर्जाना, देखिए इधर पे, हर्जाना किसी गलती के बदले दंड के रूप में नुकसान की भरपाई हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो नुकसान हुआ वो वाइमर साम्राज्य पर थोप दिया गया था हर्जाना। खंदक, युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों को छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे खंदक कहलाते थे। याद रखिएगा, खंदक एक आपका गड्ढे का ही पर्यायवाची हो जाएगा। आगे देखिए, खंदकों की जिंदगी का महिमा मंडन किया जा रहा था, लेकिन सच्चाई यही थी कि सिपाही इन खंदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। गड्ढों में भाई कैसे रह लेंगे लोग? सिपाही गड्ढों में रह रहे थे, कैसे परमानेंट रह लेंगे? तो वो दयनीय जिंदगी होगी। लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे हुए थे। वहीं पे लाशें डरी हैं गड्ढों में, वहीं पे लोग रह रहे हैं। मरी हुई लाशें बदबू करेंगी, चूहे खाएंगे उन्हें। वहीं पे जो जीवित लोग हैं वो रह रहे हैं। तो बहुत बुरी कंडीशन थी उनकी। वे जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलीबारी का बहादुरी से सामना करते हुए भी अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे। ये दशा थी वहाँ की। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी चीज़ें गौण हो गईं। ये जो मतलब बाकी सारी चीज़ें क्या हो गई? गौण मतलब छिप गई, छोटी छोटी चीज़ें हो गई, कोई मतलब ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ें यहाँ पे क्या दिख रही थी? ये राष्ट्रीय सम्मान, प्रतिष्ठा। जबकि हाल ही में सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। उस वक्त तो लोकतंत्र एक नया और बहुत नाजुक विचार था जो दोनों महायुद्धों के बीच पूरी यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। चलिए देखिए आगे। राजनीतिक रेडिकलवाद, आमूल परिवर्तनवाद थे और आर्थिक संकट। जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई उसी समय रूस में हुई बाल्शेविक क्रांति। अब रूस में बाल्शेविक क्रांति चल रही थी। रशिया क्रांति में हमने बाल्शेविकों के बारे में पढ़ा हुआ था, है ना। तो रूस में बाल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में भी स्पोर्ट्स बोल सकते हैं, स्पोर्ट्स किट्स लीग अपने क्रांतिकारी, यानी जो रूस में बाल्शेविक क्रांति थी उसी की तर्ज पर जर्मनी में कौन सी थी? स्पोर्ट किट्स। याद रखिएगा, स्पोर्ट्स किट्स लीग अपने क्रांतिकारी
विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने लगी। बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियतें बनाई गईं। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में, बर्लिन देश का नाम है ना, बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायत के नारे गूंज रहे थे। इसलिए समाजवादियों, डेमोक्रेट्स, कैथोलिक गुटों ने वाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला किया और आखिरकार वाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिकों के फ्री कोर नामक संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पोर्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। इसके बाद कम्युनिस्ट यानी साम्यवाद और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए। साम्यवाद और समाजवाद एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। हिटलर के खिलाफ खड़ा होना कोई आसान नहीं था कि आप जाके खड़े हो जाएं। लोग बाग डरते थे उससे। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाज़ें उठाने लगे। आगे देखिए, राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिला। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में भी हर्जाना भरना पड़ा। पैसे नहीं बचे थे इसके पास, हार भी गया था। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार समाप्त होने लगे। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रुर पर कब्जा कर लिया। औद्योगिक इलाका था इसका रुर, जर्मनी का रुर वहाँ की जगह का नाम है ना। तो फ्रांस के लोगों से इसने कर्जा ले रखा था। तो क्या हुआ, फ्रांस के लोगों से कर्जा ले रखा था तो फ्रांस के लोगों ने जो है इसके औद्योगिक इलाके पर कब्जा। आगे देखिए, यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडारों वाला इलाका था रुर। याद रखिएगा, एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लेगा कि जो जर्मनी का रुर इलाका था औद्योगिक क्षेत्र का, वो उसमें किस प्रकार के भंडार मिलते थे, तो कोयला का भंडार मिलता था। जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया। अब कागजी मुद्रा छपी। अब जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी, जर्मन सरकार ने मुद्रा छापना शुरू किया। भाई मुद्रा देखना इन्होंने कितनी बड़ी छापी, मतलब इतनी पागलपनी की चीज़ें। उनकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। इतनी बड़ी तादाद में मुद्रा छापी, मतलब वो नहीं है कि आपको पैसे छापने की मशीन मिल जाए तो आप बहुत सारा पैसा छाप लेंगे, घर भर लेंगे। इन्होंने ये ऐसी ही हरकतें की, जर्मनी को भर दिया। अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 2400 मार्क के बराबर थी। जो मुद्रा छपी उसको मार्क नाम दिया गया। और जब आप एक अमेरिकी डॉलर, मतलब बताइए बोरा भर की मुद्रा ले जाएंगे जर्मनी की, तब आपको एक अमेरिकी डॉलर, आई बात समझ में। आज की स्थिति क्या है, एक अमेरिकी डॉलर बराबर इंडिया का 75 रुपये हो जाता है। अब इधर पे देखिए 24,000 थी, और देखिए अप्रैल में और मई जून जुलाई में जाके इतने मार्क हो गई, 1 2 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 3-3.5 लाख के आसपास। और अगस्त में जाके इसकी हालत अरबों में रही, देखिए इधर पे। और दिसंबर में जाके तो मतलब इसका मतलब अजब ही कहानी है कि आपको एक पूरा ठेला भर के ले जाना पड़ेगा, तब जाके आपको एक अमेरिकी डॉलर मिलेगा। इतनी तादाद में इन्होंने कागज़ की मुद्रा छाप दी। इस तरह एक डॉलर में खरबों मार्क मिलने लगे। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिर गई, इतनी गिरी, देखिए आप खुद पढ़ सकते हैं कि 1 2 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, लाख के बाद करोड़, 10 करोड़, 98 करोड़, अरबों में इनकी चीज़ें बढ़ गई। आई बात समझ में आपको। ज़रूरी चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगीं। ज़रूरत से मतलब है खाने पीने की चीज़ें की आसमान छूने लगीं, है ना। रेखा चित्र में जर्मनी नागरिकों को पाव रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भर कर ले जाते थे। एक पाव रोटी के लिए एक बैलगाड़ी भर के नोट ले जाते थे, बोरा भर भर के। ये दशा कर दी थी इन्होंने मार्क की, है ना। दिखाया जाने लगा जर्मनी समाज दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बन गया था। अब सबको लग रहा था इस पर हमदर्दी जताओ यार, बहुत बुरी दशा है इसकी। विश्व युद्ध में हारने के बाद सब लोगों को हमदर्दी आने लगी थी। इस संकट को बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। वह बहुत ज़्यादा मुद्रा गिर गई, इसको कहते हैं अति मुद्रास्फीति। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। कीमतें चीज़ों की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं और मुद्रा का मूल्य बहुत घट जाए तो ये मुद्रास्फीति आपकी स्थिति हो जाती है। आगे देखिए, जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। उस समय में अमेरिका निकल के आ चुका था, अच्छा खासा बड़ा राष्ट्र। इसके लिए अमेरिका ने डॉप्स योजना अपनाई। डॉप्स देखते हैं, इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया। अंग देखिए, मंदी के साल कैसे रहे जर्मनी में। सन 1924
1924 से 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही, लेकिन यह स्थिरता मानो रेत के ढेर पर खड़ी थी। जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक कर्जों पर आश्रित था। इसने अमेरिका से कर्ज ले रखा था। जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज यानी शेयर बाजार है ना धराशायी हो गया, तो जर्मनी को मिल रही यह मदद भी रातों रात बंद हो गई। कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे। 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए। यह आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी। 1929 से 1932 तक के अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई थी। यहाँ की भी राष्ट्रीय आय गिरने लगी थी। फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थीं, निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालत खराब थी, सट्टेबाज बाजार में पैसा खींचने लगे थे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर दुनिया भर में महसूस होने लगा, क्योंकि अमेरिका उस समय पर अच्छा खासा राष्ट्र था और अमेरिका ही मंदी की मुहिम में जाएगा तो क्या होगा, दुनिया तो परेशान होगी। इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। जर्मनी तो पहले से ही जर्जर था और ये मंदी और पड़ गई तो और बुरा असर पड़ गया इस पर। 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गया। मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे या उनके वेतन में काफ़ी बहुत ज़्यादा यानी नाम मात्र का वेतन दिया जाता था। बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक पहुंच चुकी थी। बताइए 60 लाख लोग क्या करेंगे। जर्मनी की सड़कों पर ऐसे लोग बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे जो कोई भी काम करने को तैयार हों। मतलब कुछ भी दे दो, आप काम करना है, काम नहीं मिल रहा है। 60 लाख लोग बेरोजगार हैं जर्मनी में, है ना। लिखी तख्ती गले में लटकाए खड़े रहते थे। मतलब ऐसा लिख लिया था, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ, ये अपने जो है गले में लटका लेते थे इस चीज़ को लिख के। बेरोजगार नौजवान या तो ताश खेलते पाए जाते थे, नुक्कड़ों पर झुंड लगाए रहते थे, या फिर रोजगार दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी कतार में खड़े पाए जाते थे। जैसे जैसे रोजगार, नया शब्द दिया हुआ है, अमेरिका में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। जैसे जैसे रोजगार देखिए, जैसे जैसे रोजगार खत्म हो रहे थे, युवा वर्ग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होता जा रहा था। चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल था। आर्थिक संकट ने लोगों में गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दिया था। जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था, मध्य वर्ग खासतौर से वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनधारियों की बचत भी सिकुड़ती जा रही थी। कारोबार ठप हो जाने से छोटे मोटे व्यापारी, स्वरोजगार में लगे लोग और खुदरा व्यापारी की हालत भी खराब होती जा रही थी। सब व्यापारियों की हालत खराब थी। समाज के इन तबकों में सर्वहाराकरण का भय सता रहा था। सर्वहाराकरण, देखिए तरफ सर्वहाराकरण दिया होगा, ये रहा। गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच गए थे। गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाना, सर्वहाराकरण। मतलब पहले तो आप गरीब हैं, फिर धीरे धीरे स्थिति इतनी बेकार हो जाएगी कि आपको मजदूरी करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये होता है सर्वहारा वर्ग। कहाँ गए आगे, देखिए इसको, कहाँ थे हम लोग, देखिए यहाँ थे। उन्हें डर था कि अगर यही ढर्रा रहा तो एक दिन मजदूर बनकर रह जाएंगे पढ़े लिखे लोग, या हो सकता है कि उनके पास कोई रोजगार ही ना रहे। अब सिर्फ संगठित मजदूर ही थे जिनकी हिम्मत टूटी नहीं थी। संगठन वाले लोग जो थे एक दूसरे को मोटिवेट कर देते होंगे, लेकिन बेरोजगार की बढ़ती फौज उनकी मूल भाव, दक्षता, क्षमता को भी चोट पहुंचा रही थी। मतलब लोग आगे थे, मतलब जहां 100 रुपये मिलता था वहां उनको 5-10 रुपये मिलेगा मजदूरी करने पर। ये स्थिति आ चुकी थी। कैसे करेगा इंसान, उससे तो उसकी पाव रोटी ही नहीं आ रही थी ना। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही थी ना कि आपको अगर खाना चाहिए, आपको एक पाव रोटी चाहिए खाने के लिए, तो आपको बैलगाड़ी भर भर के पैसा ले जाना पड़ता था। ये स्थिति थी। बड़े व्यवसाय संकट में थे। किसानों को एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि उत्पादकों की कीमतें में बेहिसाब गिरावट की वजह से परेशान था। युवाओं को अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा था। अपने बच्चों का पेट भर पाने में असफल औरतों के दिल भी डूब चुके थे। आगे देखिए, राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थीं जिनकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। इनमें से एक कमी अनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थी। इस प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया था। हर बार गठबंधन सरकार सत्ता में आ रही थी, एक पार्टी नहीं जीत पा रही थी, गठबंधन करके सरकारें आ रही थी।
दूसरी समस्या थी अनुच्छेद 48 48। जर्मनी का जो संविधान था उसमें अनुच्छेद था 48। तो क्या था उसमें, जो समस्या थी ये इनके लिए 48 की वजह से इसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। अपने छोटे से जीवन काल में बाईवार गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथों में रहा और उनकी औसत अवधि कितनी थी, लगभग 239 दिन से ज़्यादा नहीं रही। मतलब एक गणराज्य या एक, अगर आप बात करें, 20 मंत्रिमंडल रहे, 20 मंत्रिमंडलों का शासन रहा और औसतन कितना रहा, यानी एक मंत्रिमंडल आपका 1 साल भी नहीं चल पाया। 365 दिन होते हैं बताइए, और ये 239 में समाप्त। इस दौरान अनुच्छेद 48 का भी जमकर इस्तेमाल किया गया, पर इन सारे नुक्सों के बावजूद संकट दूर नहीं हुआ। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा, क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान ही नहीं खोज पा रहा था। आगे देखिए हिटलर का उदय। अब देखते हैं भाई, अब देखिए, अब आएगा आपको मजा कि इस हिटलर ने क्या किया जर्मनी में। अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में गहराते जा रहे इस संकट ने हिटलर में सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। हिटलर को अब रास्ता साफ दिखने लगा कि वो सत्ता में कैसे एंट्री मारे। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे। कहाँ, इसका जन्म जर्मनी में नहीं था, कहाँ का था, ऑस्ट्रिया का था। हिटलर की युवा अवस्था बेहद गरीबी में गुजरी थी। रोजी रोटी का कोई जरिया ना होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने भी अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया। जो पहला विश्व युद्ध चला था 1914 से 18 तक, उसमें सैनिक चाहिए थे फौज में, तो वहाँ पे हिटलर ने अपना नाम डलवा दिया था। भर्ती के बाद उसमें अग्रिम मोर्चे पर संदेशवाहक का काम मिला उसको, अग्रिम मोर्चे पर कॉर्पोरल बना और बहादुरी के लिए उसने कुछ तमगे भी हासिल किए। जर्मन सेना की पराजय ने तो उसे हिला ही दिया, लेकिन वर्साई की संधि ने तो उसे आग बबूला ही कर दिया। वर्साई की संधि से चिढ़ गया था अच्छा खासा, है ना। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ले ली। धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया गया। इस पार्टी को बाद में नात्सी पार्टी के नाम से जाना गया। अब आया बात समझ में आपको, यहाँ पे आ गई नात्सी पार्टी। 1929 में ही हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा कर लिया। बवेरिया जगह का नाम था। बर्लिन पर चढ़ाई कर दी, बर्लिन देश है ना। सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली। इस दुस्साहस योजनाओं से वह असफल रहा। उसने योजना तो बनाई लेकिन सफल नहीं हुआ। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया। नात्सी राजनीतिक खेमा यानी ग्रुप 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया, लेकिन महामंदी के दौरान नात्सीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे। 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे। यहाँ के काम धंधे बंद हो जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और मध्य वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। नात्सी प्रोपेगेंडा प्रचार टाइप का होता है, आगे देखेंगे लिखा होगा यहीं पे। नात्सी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देने लगी थी। 1929 में नात्सी पार्टी को जर्मन संसद राइखस्टॉग जर्मन संसद राइखस्टॉग था, है ना, कि इसको बाद में देखेंगे, नया शब्द देख लीजिए प्रोपेगेंडा। जनमत को प्रभावित करने के लिए किया जाने वाला एक खास तरह का प्रचार पोस्टर, फिल्म और भाषणों के माध्यम से होता है, इसको कहते हैं प्रोपेगेंडा। आगे देखिए हम क्या देख रहे थे, देखिए इधर पे, यहाँ पे थे जर्मनी संसद राइखस्टॉग के लिए हुए चुनाव में महज 2.6% वोट मिले थे। 1932 तक आते आते यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी, नात्सी की पार्टी, और उसे 37% वोट मिल चुके थे। हिटलर जबरदस्त वक्ता था, बोलने में अच्छा था, उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई संधि में हुई नाइंसाफी की प्रतिशोध और जर्मन साम्राज्य को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस लाने का आश्वासन देता था भाषणों में अपने। उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि वह देश और विदेशों प्रभावों से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों पर का मुंह तोड़ जवाब देगा। अभी पार्टी तक आ चुका था। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची हिटलर ने। आगे देखिए,
वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नात्सियों ने बड़ी बड़ी रैलियों और जनसभाएं आयोजित की। स्वास्तिक छपे लाल झंडे, नाथसी सलूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थीं। नात्सियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा और एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया, नात्सी थे, जिसने मानव जनता को तबाही से उबारने के लिए ही अवतार लिया हो। हिटलर ने एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था और जो एक भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। आगे देखिए, लोकतंत्र का ध्वंस। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। हिटलर को चांसलर बना दिया जर्मनी का। यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था। चांसलर का सबसे शक्तिशाली पद पर बिठा दिया राष्ट्रपति ने इसको। तब तक नात्सी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्य से जोड़ चुकी थी। नात्सी पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थाओं को भंग करना शुरू कर दिया। फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता और आसान हो चुका था। मतलब पता नहीं चला था कि वो अग्निकांड किसने किया, रहस्यमय था। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश फायर डिक्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस और सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। बाइमर संविधान में इन अधिकारों को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त थे। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधा। जनतर कम्युनिस्टों को रातों रात कंस्ट्रक्शन कैंपों में बंद कर दिया गया। कम्युनिस्टों का बर्बर दमन किया गया। लगभग 5 साल की आबादी वाले ड्यूसलडार्फ मतलब इस शहर का नाम है ड्यूसलडार्फ शहर में गिरफ्तार किए गए लाखों लोगों की बची कुछ ही 6,808 फाइलों में से 1,440 सिर्फ कम्युनिस्टों की थी। नात्सियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया था, नात्सी शासन ने कुल 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का शिकार बनाया था। बताइए, 52 किस्म के लोगों को इन्होंने मौत के घाट उतारा था, है ना। आगे देखिए, 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट पारित किया। इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। इस कानून ने हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया। नात्सी पार्टी, और उससे याद रख लेना है कि हिटलर की पार्टी कौन सी थी। हिटलर की पार्टी एग्जाम में सीधा पूछ लेगा कि जर्मन में जो हिटलर था उसकी पार्टी कौन सी थी। नात्सी पार्टी थी, है ना। नात्सी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। आगे देखिए, पूरे समाज को नात्सियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टॉर्म ट्रूपर्स के अलावा गेस्तापे यानी गुप्तचर राज्य पुलिस, एसएस यानी अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा यानी एसडी का भी गठन किया गया। इन नवगठित दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए और इन्हीं की वजह से नात्सी राज्य को एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। गेस्तापो के यंत्रणा गिरोह में किसी को भी बंद किया जा सकता था। इधर पे देख लीजिए एक बार, कंस्ट्रेंशन कैंप, ऐसा स्थान जहां किसी कानून प्रक्रिया के लोगों को कैद किया जा रहा था। किसी कानूनी प्रक्रिया के द्वारा लोगों को वहाँ पे कैद किया जा रहा था। एक कंस्ट्रेंशन कैंप बिजली का करंट दौड़ते कटीले तारों से घिरा हुआ था। बताइए आप, मतलब जहाँ इन लोगों को कैद किया जा रहा था चारों तरफ बिल्कुल वो क्या कहते हैं उसके करंट के तार लगे थे, आप निकल नहीं सकते। आई बात समझ में, ये दशा थी वहाँ पे। आगे देखिए क्या है, ये नए दस्ते किसी को भी यातना गिरोह में भेज सकते थे। किसी को भी बिना कानूनी कार्रवाई के देश निकाला दिया जा सकता था या गिरफ्तार किया जा सकता था, अपने मन का था। दंड की आशंका से मुक्त पुलिस वालों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया था। पुनर्निर्माण देखते हैं। हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हयालमार साख्त को सौंप दी थी।
अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री थे वहाँ के हयालमार साख्त, हिटलर ने इनको दे दी थी। साख्त ने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कॉर फॉक्सवैगन इस परियोजना की देन थी। विदेश नीति के मोर्चे पर भी हिटलर को फौरन कामयाबी मिली। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशंस से पल्ला झाड़ लिया। 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा किया और एक साम्राज्य एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया हिटलर ने। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया को अपने कब्जे में मिलाया। जर्मनी भाषा सुडेटनलैंड प्रांत पर भी कब्जा कर लिया। फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया चेकोस्लोवाकिया को। इस दौरान उसे इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड की नज़र में वर्साई की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी। बताइए, साथ में मतलब अलग ही बात है इनकी। घरेलू और विदेशी मोर्चे पर जल्दी मिली इन नाकामयाबियों से ऐसा लगा कि देश की नियति अब पलटने वाली है। आगे देखिए, लेकिन जो हिटलर है यहीं वो रुका नहीं, बहुत उसने चीज़ें आगे करी। देखिए, साख्त ने हिटलर को, ये जो अर्थशास्त्री था, साख्त ने हिटलर को सलाह दी कि सेनाओं और हथियारों पर ज़्यादा पैसा खर्च ना किया जाए, क्योंकि सरकारी बजट अभी भी घाटे में चल रहा है। लेकिन नाज़ी जर्मनी में एहतियात पसंद लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। साख्त को उनके पद से हटा दिया गया। हटो, ये हिटलर के खिलाफ नहीं बोल सकते आप। हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प चुना। वह राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। 1939 में क्या हुआ था? 1939 में याद कीजिए, सेकंड विश्व युद्ध शुरू हो गया था। पोलैंड पर इसने हमला कर दिया जर्मनी ने। इसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया, है ना। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। इस संधि से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा और मजबूत हो गया। यूरोप के ज़्यादातर देशों में नाज़ी जर्मनी का समर्थन करने वाले कठपुतली सरकारें बिठा दी थी। यूरोप के ज़्यादातर देशों में इसने क्या किया कि वो नाज़ी का समर्थन करेंगे और ऐसे लोग बैठेंगे जो कठपुतली हैं इसके हिटलर के हिसाब से, बात मानेंगे ही। 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर था। 1940 में अब हिटलर ने अपना सारा ध्यान पूर्वी यूरोप को जीतने के दीर्घकालिक सपने पर केंद्रित कर दिया। जब जर्मन जनता के साथ संसाधन और रहने की जगह लिविंग स्पेस का इंतजाम करना चाहता था, जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला किया। सोवियत संघ यानी रसिया पर हमला कर दिया। हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी, है ना। उससे किसे? रसिया से बिना ये उससे लड़ाई करना इसकी बेवकूफ़ी थी। इस आक्रमण से जर्मनी पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश युवा सेनाओं के बमबारी की चपेट में आ गया। इसके पास देखिए, अभी हम देखेंगे ना, बहुत ज़्यादा बम थे इसके पास, रसिया के पास। आगे देखना अभी आप लोग, है ना। और ये हिटलर ने सोचा नहीं अब तो मैं ताकतवर हो चुका हूँ, चलिए रसिया से लड़ते हैं, और रसिया ने बमबारी करवा दी, है ना। जबकि पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेना जर्मनी को नाकों चने चबवा रही थी। मतलब रसिया अच्छा खासा था यहाँ पे। सोवियत लाल सेना के स्टालिनग्राद में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सोवियत लाल सैनिकों ने पीछे हटते जर्मन सिपाहियों का आखिरी तक पीछा किया और अंत में वे बर्लिन के बीचों बीच जा पहुँचे। इस घटनाक्रम ने अगली आधी सदी के लिए समूचे पूर्वी यूरोप पर सोवियत वर्चस्व स्थापित कर दिया। यानी यहाँ पे अब क्या हुआ कि जर्मनी का वर्चस्व ना होकर सोवियत संघ का हो गया। इस पे यूरोप पर। अमेरिका इस युद्ध में फंसने से लगातार बचता रहा, उसका मन नहीं था। अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुई आर्थिक समस्याओं को दोबारा नहीं झेलना चाहता था, लेकिन वह लंबे समय तक युद्ध से दूर भी नहीं रह सकता था। पूर्व में जापान की ताकत फैलती जा रही थी, अब यहाँ पर पूर्व में जापान निकलता आ रहा था। देखिए आप लोग कि जितने भी देशों के नाम यहाँ पे आ रहे हैं, तो जितने भी देशों के नाम आएंगे तो आपको क्या करना है, हर देश का नाम आपको मैप में देखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ है। जैसे मैंने बोला पूर्व में जापान, यहाँ पे ये चीज़, पश्चिम में ये चीज़, वो चीज़, तो ये आप लोग देखते जाइए कि आखिर ये थे कहाँ पे, जिससे आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होगी, है ना। उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया था। किसने? जापान ने। और प्रशांत महासागर की पेटी पर ही स्थित है जापान, रिंग ऑफ फायर पे,
है ना। अमेरिकी नौसेना ठिकानों पर हमले की पूरी योजना बना ली थी। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिका ठिकानों की बमबारी का निशाना बनाया तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। अब बहुत ज़्यादा उससे लड़ाई ली जाएगी तो बेचारा अमेरिका क्या करे, चलो लड़ लेते हैं हम भी, हमें क्या दिक्कत है। तो इस प्रकार से आया है। क्या हुआ है इधर पे, जब जापान ने क्या किया, हिटलर का समर्थन दे दिया, जापान ने जर्मनी का समर्थन दे दिया और जर्मनी का समर्थन देने के बाद इसने क्या किया, अमेरिका के पर्ल हार्बर ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी। तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में आ गया। ठीक है। यह युद्ध 1945 में हिटलर की पराजय और जर्मन के, अब इधर पे देखिए अमेरिका ने क्या किया, हिटलर को हराया, हिटलर यानी जर्मनी को हरा दिया और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर तो बहुत बड़े बम फेंके, मतलब बहुत नाम है इनका, 1945 में फेंके, बात खत्म। परमाणु बम गिराया अमेरिका ने, जापान यहाँ पर नष्ट हो चुका था और जर्मनी को पहले ही हरा दिया था उसने। 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पर बम फेंक दिया अमेरिका ने, सब शांत, और दूसरा विश्व युद्ध समाप्त। मतलब अमेरिका आया, विश्व युद्ध उसने समाप्त किया और गायब। 1939 से चला था 1939 से, और 1945 में अमेरिका ने फेंके बम जापान पर, जापान शांत, जर्मनी शांत, और राजा बन के कौन निकल आया है यहाँ पे, अमेरिका। आई बात समझ में आपको। अब यहाँ पे सबसे शक्तिशाली देश कौन था, वो था आपका यूएसएसआर, रसिया। ठीक है ना। तो यूएसएसआर और अमेरिका का कई सालों तक शीत युद्ध चला और जाके जो है आपका यूएसएसआर 1991 में टूटा, जो कि 15 अलग अलग देशों में टूटा, और सबसे बड़ा देश कौन सा निकला, तो रसिया। इसके बाद आपका 1991 के बाद शीत युद्ध खत्म हुआ। चलिए देखिए आगे। दूसरे विश्व युद्ध के इस संक्षिप्त ब्यौरे के बाद अब हम एक बार फिर हेलमुट और उसके पिता की कहानी पर वापस लौटते हैं। यह युद्ध के दौरान नाथसी जुल्मों की कहानी है। अंग देखिए, कहानी पहले दे दी थी इन लोगों ने, नाथसियों का विश्व दृष्टिकोण। तो इसको अब भाई दूसरे सेकंड पार्ट में देखेंगे, क्योंकि आप लोग भी देख सकते हैं कि 46-47 मिनट का वीडियो आपका हो चुका है ना। तो दूसरा वीडियो आपको आज ही मिल जाएगा, इसको दूसरे वीडियो में देख लेंगे। अब आधा चैप्टर बचा है आपका, वैसे भी चैप्टर आपके बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं, छोटे मोटे चैप्टर नहीं है, 2 वीडियो से नीचे आएंगे नहीं है ना। 1.5 घंटे से कम का नहीं होता है, 45 मिनट के आपके 2 वीडियो लगते हैं, तब जाके कहीं बन पाता है। चलिए मिलेंगे यहीं से, नाथसियों का विश्व दृष्टिकोण जल्दी ही 10-15 मिनट के बाद मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।